जय हिंद। आप सभी का एमएस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से एसएसटी सेट 1 क्लास 9 का टर्म 2 का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएस डिजिटल क्लासेस पर क्लास 9 और 11 के सभी विषयों का मॉडल सेट टर्म 2 का सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे। तो आज मैं सेट 1 मॉडल सेट टर्म 2 क्लास 9 का लेकर के 2021-22 का हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कि मॉडल सेट 1 सबसे पहले सिलेबस में किस तरह से क्वेश्चंस को प्रिस्क्राइब किया है, वो हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्लास 9 का जो सिलेबस है उस हिसाब से आप जानते हैं कि टर्म 2 में 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, जिस तरह से पहले अन्य सब विषयों में मिलता आ रहा है। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि अपने शब्दों में उत्तर देना है और कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। अब 19 प्रश्नों में से किस तरह से सेक्शन वाइज डिवाइड किया है उसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक में से किन्हीं 7 में से किन्हीं 5 का ही जवाब आपको देना है। तो ये आसान हो जाता है कि किन्हीं 7 में से सिर्फ और सिर्फ 5 का ही जवाब देना है। तो कोई 2 क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगे उसको जवाब नहीं देना है, जो आसान लगे उसी का जवाब आपको देना है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा एक व्यवस्था किया गया है ताकि आप कमजोर बच्चे भी इसको बना सकें। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक, इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यानी कि 7 प्रश्न यहाँ भी हो गया 8 से लेकर 14 तक, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 का ही जवाब देना है, 2 एक्स्ट्रा यहाँ भी है। तो यहाँ भी जो 2 सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगे उसका हल आपको नहीं करना है। और उसके बाद फिर आगे है, देखेंगे सेक्शन में 15 से लेकर के 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आगे हम लोग उसको देखेंगे। उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के बीच में कि जर्मन संसद का नाम क्या था। हालांकि क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्वेश्चन एक ही है, जर्मन संसद का नाम क्या था। आपको मैं बता दूं कि ये 1 से लेकर के 7 तक का जितने भी प्रश्न हैं सभी का जवाब आप एक शब्द में या एक से लेकर 20 शब्दों में दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वाक्य में भी लिख सकते हैं कि जर्मन संसद का नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, या सिंपली एक लाइन में भी इसको इस तरह से हम लोग जवाब दे सकते हैं कि जर्मन संसद का नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था। आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, उसमें लिखा है वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। कहता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट वन से संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति विकसित की जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे। तो ये उस समय की बात है जब अंग्रेज भारत में आए थे, औपनिवेशिक देश इसको बना के रखा था। तो यहाँ के संसाधनों का दोहन करते थे, तो खास करके जंगलों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार और कहर ढाया है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक प्लानिंग किया कि पुराने पेड़ को काट करके ले जाएं और फिर उसके जगह पर नया पेड़ लगाना है। हालांकि ये लगे या ना लगे वो अलग सी बात थी। तो उसके जगह पर नए पेड़ लगाने की प्रक्रिया को ही वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। प्रश्न संख्या 3 जो है, आइए उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। आयाम मतलब यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कारण, किस वजह से आखिरकार निर्धनता फैलती है या बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है भारत में। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से सिर्फ किन्हीं 2 का ही जिक्र आपको करना है। आप वाक्य में भी कर सकते हैं और शब्दों में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज मैंने लिखा है, एक है अशिक्षा और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। 2 है यहाँ पे, बहुत सारे हैं वैसे, ठीक है, लेकिन आपको मूल रूप से किसी 2 का ही चर्चा करना है। तो अशिक्षा की वजह से भी गरीबी बढ़ती है क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो बेहतर रोजगार की तलाश नहीं कर पाते हैं और वो एक तरह से गरीब रह जाते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है, बहुत जल्द कानून बना करके इसको रोकना चाहिए था, हालांकि अभी भी नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं
नेक्स्ट है, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? प्रश्न संख्या 4 जो है, बफर स्टॉक आप सुने होंगे, यानी कि अनाज को स्टॉक करने की जो एक प्रक्रिया है वो बफर स्टॉक के तहत होता है। तो बफर स्टॉक का निर्माण आखिरकार क्यों किया जाता है, आइए देखते। कहता है बफर स्टॉक बनाए जाने का अन्य मुख्य उद्देश्य आपदा या अकाल के समय खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। तो सबसे बड़ी बात क्या कहा, इसलिए इसको स्टॉक किया जाता है अनाज कि अगर कभी भी देश में किसी तरह कोई आपदा, जिससे कोरोना काल में आ गया था, तो आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा बार बार अनाउंस किया गया और बहुत बार लोगों को फ्री में अनाज बांटा गया। उस समय पैसा भी नहीं लग रहा था और ये अभी भी शायद चल रहा है कहीं कहीं। तो ऐसे ही आपदा या अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, अनाज अच्छा से उपज नहीं हुआ, ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को अनाज को अपने कब्जे में लेकर के या किसानों से खरीद करके एकत्र करके बफर स्टॉक में रखा जाता है। इसी वजह से बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु। चलिए आगे देखते हैं। फिर है, अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार तो बहुत है, अधिकार से हम क्या समझते हैं, एक छोटा सा लाइन में हम लोग समझते हैं। कहता है किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति को कानून सम्मत सुविधा दावा विशेषाधिकार है। यह कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट है आगे, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या है। कहता है मतदाता सूची क्या है? उत्तर, मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, तो उसको मतदाता सूची कहते हैं। अभी जैसे आप पंचायत चुनाव चल रहा है तो आप देखते होंगे जो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट लोग बैठते हैं, तो उनके हाथ में एक लिस्ट होता है, तो उसमें उन्हीं लोगों को वोटिंग करने के लिए दिया जाता है जिन लोगों का उस लिस्ट में नाम होता है। तो उसी तरह से सरकार के द्वारा वो जारी की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। तो मतदाता सूची उसे ही कहते हैं जिसमें उन सभी लोगों के व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो आप जानते हैं कि ज्योग्राफी से 2 ही चैप्टर है, एक जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति एवं संपदा में से लेकर के ये भारतीय जलवायु के बारे में यहाँ पूछा है। तो हम जानते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। एक लाइन में आपको लिखना है, बहुत लंबा नहीं है। कोशिश यही की गई है कि प्रश्नों का जवाब संक्षेप में दिया जाए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, तो 7 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 7 तक आपने देखा अभी कि ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस थे और इनमें से किन्हीं 5 का ही आपको जवाब देना है, हल करना है, और ये 2-2 नंबर के थे। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग होगा, दीर्घ उत्तरीय तो नहीं कर सकते लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर है। कहता है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? आइए जानते हैं कि जर्मनी में आखिरकार नाजीवाद क्यों पनपा और जो कि पूरे जर्मनी को तहस नहस करके रख दिया। तो सबसे पहले देखेंगे, कहता है जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी। जर्मनी में आर्थिक मंदी आ गया था, यानी पैसे की अपार कमी आ गई थी, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी हर चीज़। आप देखे होंगे वाइमर गणतंत्र की असफलता, वाइमर गणराज्य जब स्थापना किया गया तो वो असफल रहा, और साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी भावना, नीति, यहूदियों के प्रति खास करके ईसाइयों के मन में बहुत ज़्यादा विरोधी का भावना था, और जर्मनी के लिए संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण रहे, है ना। ये सभी कारण मिल करके जर्मनी में नाजीवाद के पनपने का मूल कारण बना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9 में। 9 में कहता है भारत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? सॉरी, यहाँ पे बस्तर है। बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो बस्तर और जावा के बारे में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, आइए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा, साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था उस समय, है ना, साल के वृक्ष को बचाने के लिए, जिसे कोई विद्रोह भी कहा गया। इस विद्रोह का नाम ही था कोई विद्रोह। साल के वृक्षों को बचाने के लिए जो विद्रोह किया गया था बस्तर के में,
उसे कहा गया कोई विद्रोह। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज यानी वन से उपजने वाले वस्तुओं पर ही आधारित थी। तो वन पर आदिवासियों का बहुत ज़्यादा अटूट मतलब विश्वास था और एक तरह से उससे जुड़े हुए थे। ये हजारों साल पुराना था। इस वजह से वनों को बर्बाद होते देख वो लोग नहीं रुके और वृक्षों को बचाने के लिए अंग्रेजों का विद्रोह किया बस्तर के लोगों ने। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार भारत में निर्धनता का यानी कि गरीबी का आकलन होता कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कहता है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश यानी कि बिजली वगैरह, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के आदि पर विचार किया जाता है कि ये चीजें उन लोगों के लिए कितने आसानी से वो उपलब्ध करा पाते हैं खुद के लिए आधारभूत चीजों का। नेक्स्ट है, इन भौतिक मात्राओं के रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी का आवश्यकता। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह। ये बहुत ही पुराना रिपोर्ट है के हिसाब से होता है। और कैलोरी के हिसाब से देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यानी कि जो व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी उपभोग करने का मौका प्राप्त हो जाता है आसानी से, वह गरीब नहीं कहलाएगा। और शहरी क्षेत्रों में 21। शहरी क्षेत्रों में ये कम इसलिए है क्योंकि वो काम धाम तो बहुत ही कम करते हैं और उनका कैलोरी उतना बर्न नहीं हो पाता है, तो कम कैलोरी में भी उनका काम चल जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। इसमें आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हम लोग देखेंगे एक लिमिटेड कंपनी होती है, सरकार के द्वारा प्रायोजित होती है, जो ये क्या करती है कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं मतलब उपज से जब बहुत जरूरत से ज़्यादा जब गेहूं या धान चावल हो जाता है तो उनका भंडारण करने के लिए किसानों से उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान करती है। कभी आप नाम सुने होंगे ना MSP, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करती है और आखिरकार FCI ये बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है ये हम लोग पहले देखे थे इससे पहले प्रश्न में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में कहता है चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। तो चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। कहता है चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, चुनाव जब नहीं होंगे तो लोकतंत्र होगा ही कैसे, तो ये उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, एक दूसरे के लिए पूरक है लोकतंत्र और चुनाव। जितना बेहतर तरीके से चुनाव होगा लोकतंत्र उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ये आप लोग चैप्टर में पढ़े भी होंगे। चुनावों में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक बड़े परिवर्तन ला सकता है। तो चुनाव में हम क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से अभी आप मुखिया, वार्ड सदस्य या पंचायत समिति और जिला परिषद का निर्वाचन करने में अपनी भूमिका निभाए होंगे, उसी तरह से ये पूरे देश में भी होता है। और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है और लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र ही चुनाव का यानी कि चुनाव में लोकतंत्र ही आधार है लोकतंत्र का। तो प्रश्न संख्या अब आगे 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, सो देखिए। प्रश्न संख्या 13 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार एक भारतीय नागरिक को अदालत जाने की अनुमति देता है यदि उसे लगता है कि उसे किसी मौलिक अधिकार का राज्य या केंद्र द्वारा उल्लंघन किया गया है, यानी हनन किया जा रहा है उनके अधिकार का, तो वो अदालत जा सकता है।
और संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में, कहने का मतलब संविधान का व्याख्या करने का अंतिम शक्ति अगर किसी को प्राप्त है तो वो अदालत है। तो न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किसी विशेष कानून को की समीक्षा करने या उस कानून को रद्द करने की शक्ति होती है। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे अधिकार को ही रक्षा करे, बल्कि इसके अलावा अगर कोई ऐसा कानून पास कर लिया जाए बहुमत के दम पर या बहुमत के बल पर जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या व्यक्ति विशेष या धर्म या किसी भी तरह से किसी के खिलाफ हो, तो कानून के तहत अदालत उस कानून का रिव्यू करती है और उसको देख रेख करती है, और अगर सही नहीं हो तो उसे रोक देती है, उसका विश्लेषण करती है। यदि यह मानता है कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है ना, कोर्ट को ऐसा लगता है, जिसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि मौलिक अधिकारों के दिए गए संवैधानिक उपचार का अधिकार सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मिला है, वो अगर देखा जाए तो संविधान का बहुत तरह से उपचार भी किया जा सकता है, यानी कि कहा जाए कि इलाज किया जा सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो। आगे प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या ये 13 था, नहीं 13। तो आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 13 के बाद है आपका 14। हाँ, थोड़ा सा ऊपर फ्लैश कर गया था। प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आखिरकार भारत के जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारण या कारक होते हैं, कौन से घटक हैं, आइए देखते हैं। तो कहता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश। आपको पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से किस तरह से प्रभाव पड़ता है। सो फिर है ऊंचाई, लैटिट्यूड इसकी कितनी है, और वायुदाब, एयर प्रेशर कैसा है, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं। ये सारे कारण हैं जिसके वजह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं या भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। आइए देखते हैं। कहता है युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे क, युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तब बहुत तरह से सामानों का आवश्यकता पड़ती है और उसका निर्माण जो किया जाता है तो उसका भार सीधा सीधा जंगल पर बढ़ जाता है। जैसे पहले जो लड़ाई होती थी तो उसमें नाव आदि का जितना का भी निर्माण होता था, ये सभी चीज़ों का निर्माण जंगली इमारती लकड़ियों से होता था, जिसका प्रभाव सीधे सीधे जंगल पर पड़ता है। फिर इतना ही नहीं, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई जंगल के आसपास इलाके में हो गया, बम फट गया, उधर ही आग लग गई, तो पूरा जंगल जल के राख हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट कारण ये भी है कि युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। इसे स्कॉच अर्थ या भस्म कर भागो की नीति कहते हैं। इंडोनेशिया के बीच शासकों ने यही नीति अपनाई थी। वे अपने वन संसाधनों को जापान के हाथों से जाने से रोकना चाहते थे, है ना। तो हम लोग देखे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में भी कई देश जब लड़ाई से पीछे हटते थे तो वो सोचते थे कि जो संसाधन बचे हैं कहीं शत्रु के हाथों में ना चला जाए, तो उससे रोकने के लिए वो क्या करते थे कि उन सभी चीज़ों को खुद से तहस नहस या बर्बाद कर देते थे ताकि उनके हाथ में ना लगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लड़ाई के वजह से वन पूरी तरह से प्रभावित तो होते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है कि निर्धनता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। वैसे किन्हीं बहुत सारा प्रारंभ किया गया सरकार के द्वारा, वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा भी किया गया है, लेकिन आपको उनमें से किन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े
150 जिलों में शुरुआती में लागू किया गया। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। तो वैसे लोग जो एकदम बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनको कभी कभी तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, तो वैसे लोगों को काम के बदले अनाज और इस तरह की योजनाएं वैसे लोगों को चलाया गया। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार कौशल योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए अवसर सृजित करना। हालांकि इसको अभी भी बदल करके 2016 में आगे प्रमोट किया गया है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था कुल मिलाकर के आगे आपका। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं क्या कहता है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में अलग अलग तरह बहुत तरह के आंसर आपको मिलेंगे। उनमें से किसी भी कोई एक आंसर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिसे देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जब तक चुनाव होती है तब तक लगभग उस एरिया में जहाँ भी चुनाव होती है वहाँ का संपूर्ण पावर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के हाथों में चला जाता है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव होकर के अधिसूचना जारी करने से लेकर के जब तक लोग निर्वाचित नहीं हो जाते तब तक सारा कार्यभार चुनाव आयोग ही संभालती है। आइए उनमें से कुछ पॉइंट हम लोगों ने लिखा उसको देखते हैं। कहता है, निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण करती है, निर्देशन करता है, आयोजन करवाए या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव यानी किसी भी तरह का चुनाव हो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही है। यानी कि सबसे बड़ा काम अगर कहा जाए लोकतंत्र के लिए तो वो चुनाव आयोग का होता है। उसके बाद निर्वाचक नियमावली तैयार करवाता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराता है ना, दलों का ऐसे देंगे आप, ठीक है। और राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, यानी कुछ दल जैसे हो जाते हैं कि राज्य स्तर पर कुछ हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर दल होते हैं। राजनीतिक दल एक चैप्टर उसमें पढ़े भी होंगे आप। वर्गीकरण कर मान्यता दिया जाता है और दलों निर्दलीय लोगों को भी चुनाव चिन्ह मिल जाता है, जो दल होते हैं उनको भी। और जिनका कोई दल नहीं होता तो वैसे लोगों को जब चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय से लड़ते हैं तो उनको भी चुनाव चिन्ह मिलता है। तो ये सारा कार्य जो है चुनाव आयोग का है। सांसद विधायक की अयोग्यता, दल बदल करने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, है ना। अगर कोई सांसद विधायक पार्टी छोड़कर किसी दूसरे में शामिल हो जाता है और वो सांसद विधायक हैं तो कभी कभी उनकी सांसदी और विधायिका भी विधायिकी भी चली जाती है। गलत निर्वाचन उपायों पर, यानी कि कई ऐसे भी होते हैं बहुत सारे प्रतिनिधि या बहुत सारे नेता लोग जो चुनाव जीतने के लिए गलत साधनों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे लोगों की जो चुनाव में निर्वाचन के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कहीं से भी कुछ पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट ऐड रखिए, उसी को लिखना है। और लिखित में एक और प्रश्न है आगे आपका, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या कहता है सो देखिए, कहता है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। वर्षा ऋतु कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए चर्चा निम्नलिखित है। कहता है, भारत में पवन विमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थल क्षेत्रों को छोड़कर से सभी स्थानों में पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। तो ये आपको जलवायु क्षेत्र चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग संपूर्ण भारत में जम करके बारिश होती है। और इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवन विमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है पश्चिमी विक्षोभ से जो टकराती है आकर के, और अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि दक्कनी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी स्वल्प वर्षा होती है, यानी कि पूरी तरह से नहीं होती है। और देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भाग में ज़्यादा होता है, उत्तर भारत और खासकर पूर्वी भारत, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, ये सब इलाका है जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और दक्षिणी घाट में भी आप देखेंगे तो नीचे पश्चिमी घाट खासकर जिसको हम लोग मालबार तट कहते हैं, तो उस एरिया में भी अच्छा खासा बारिश होता है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक बारिश होती है, जैसे कि मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने का गौरव प्राप्त है। सोचिए, भारत को ही मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत का मानसून विराम लेता है ना। ऐसा नहीं कि पूरे साल बारिश होती रहती है, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने के लिए बारिश होती है, उसके बाद विराम हो जाता है, अर्थात वर्षा विहीन अवकाश के साथ रुकता है। और वर्षा के स्थानिक वितरण का अवधारण करने वाली मानसूनी द्रोणी के कारण ही ऐसा होता है। और उष्णकटिबंधीय दाब की बारंबारता और गहनता तीव्रता के कारण भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और दिशा बदलती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि आप कर्क रेखा और मकर रेखा और इक्वेटर के जोन को बोलते हैं, उस इलाके का ये बात कर रहा है। और उत्तरी मैदानों के ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना, वहाँ अक्टूबर-नवंबर मास में भारी वर्षा होती है। कारण यह है कि इस दौरान सामान्यतः शीतकालीन शुष्क मौसम की दशाएं बनती है, यानी कि है ना, ठंड में जाते जाते मानसून वापस लौटते लौटते पहाड़ों से टकरा करके वापस लौटती है, उस समय भी बारिश हो ही जाती है। और अंतिम प्रश्न जो आपका है वो है मैप वाला, इसको देखने की जरूरत है। कहता है ना, भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करना है आपको। तो वैसे बारिश तो मैक्सिमम जो आपको पूछेगा, तो आपको ये पूछेगा एग्जाम में कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, या 300-400 सेंटीमीटर, तो उस समय तो आपको इधर दर्शाना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पूछा है लगभग 150 सेंटीमीटर, तो कुछ इधर भी होता है। और ये इलाका जो है लगभग जो मैंने कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट इलाका जो है, इसी इलाके में आप लगभग जो आपका पैरामीटर दिया है कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो मैप में देखेंगे, हालांकि मैप का काम मैं अलग से सेपरेटली एक बार करवा दूंगा, जो पूरे एग्जाम में कवर हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको 2 ही चैप्टर है जिससे मैप आने की संभावना है। तो और 3 तरह के मैप है, वो तीनों मैप को अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो ये था हमारा एसएसटी का सेट 1 का सॉल्यूशन। और मैं आप सभी को जरूर कहूँगा कि जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि परीक्षा में समय नहीं रहा है। लोगों को बताएं, आपकी वजह से वो भी पढ़ेंगे, और आप 1 से लेकर 2, 4, 10 विद्यार्थियों को शेयर करेंगे, वो आगे शेयर करेंगे, तो ये वीडियो आगे लोगों तक पहुँचेगा, लोगों का फायदा होगा। आपकी वजह से अगर लोगों को भला होगा तो आपका भी भला होगा। कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर और किसी सब्जेक्ट का मॉडल सेट का आंसर चाहिए तो आप जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।